विधानसभा क्षेत्र, ये लालगंज विधानसभा क्षेत्र एक समय में सुर्खियों में था और कारण जो भी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अभी वर्तमान में लालगंज विधानसभा 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, उसमें लालगंज की भी एक बहुत भूमिका रहेगी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं संजय सिंह जी। इनसे कुछ सवाल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा के रिगार्ड में इन्होंने क्या विकासात्मक कार्य किए हैं और विज़न के साथ इन्होंने क्या क्या सोच रखा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुत्र नीतीश कुमार के डबल इंजन के माध्यम से इन क्षेत्रों में क्या विकास हुआ है। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो हाल फिलहाल में योजनाओं की झड़ी लगी है, लोक कल्याणकारी बातों की बात कही जा रही है, इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वजह से क्या वोटरों के अंदर सकारात्मक रुख बढ़ा है। और जाते जाते एक सवाल इनसे ये भी करेंगे कि प्रशांत किशोर ने जो अभी बम फोड़ा है, वो बम का क्या असर आम मतदाताओं के बीच में रहेगा। ये महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषयों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संजय सिंह जी, आपने समय दिया, इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं। और एक छोटा सा परिचय अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं कि आरएसएस विचार से, एबीवीपी से और पार्टी में संगठन के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में इन्हें विधायक का टिकट दिया था लालगंज से, और एनडीए प्रत्याशी के तौर पे ये चुनाव जीत के पटना पहुंचे थे। ये इनकी छोटी सी परिचय है। और भी बहुत सारी परिचय हैं, लेकिन वो परिचय अभी मैं फ़िलहाल नहीं दूंगा। चुनावी दरमियान में इनकी परिचय में इनकी जो वो खूबसूरती है, काम करने का जो अंदाज है, जो निराला है, राष्ट्रवाद का जो भावना है, ये हमेशा इनके हर कार्यों में झलकता है। और राष्ट्रवाद की भावनाओं के प्रति, खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतने समर्पित हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको जिस रूप में पेश करेगी, जिस रूप में आज्ञा देगी, निर्देश देगी, उसका ये सहृदय पालन करेंगे। इसमें कोई दुमत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने एक मौखिक सवाल किया था जिसमें भी इनका अभी भी यही कहना है। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 2020 में जब आप चुनाव लड़े, एनडीए प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत के पटना पहुँचे, तो 2020 से पहले लालगंज की स्थितियां क्या थी डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, और 2025 अभी 5 साल गुजरे हैं, इसमें लालगंज की फिजा, माहौल, विकासात्मक संरचनाएं में क्या अमुख बदलाव आपके माध्यम से हुआ? आपने रूटीन वर्क के साथ विजन वर्क क्या सब किया, संक्षिप्ता में बताएं। देखिए, अब पीछे के 25 वर्षों के इतिहास में जाएंगे तो लालगंज की जनता से आप पूछेंगे कि भाई क्या विकास हुआ इन 25 वर्षों में, तो शायद वो एक दो काम भी ठीक से गिना नहीं पाएंगे। लेकिन इन 25 वर्षों के बाद ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, सारी जनता कह रही है कि ये 25 वर्षों पर अकेला ये 5 वर्ष भारी पड़ेगा। कितनी योजनाएं आई हैं, विधायक मद से जो काम कराए गए हैं, वो तो अगर एक तरफ छोड़ दीजिए कि हमने श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम का निर्माण कराया है, संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया है, सड़कों का निर्माण कराया है, उसके साथ साथ लालगंज को जो बड़ी बड़ी सौगातें दी गई हैं, इस पूरे विधानसभा जो भगवानपुर और लालगंज दोनों प्रखंड है, इसमें सौगातों की झड़ी लगी है। अभी हम कल रात में कैलकुलेट कर रहे थे तो लगभग 350 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इन 5 वर्षों में विभिन्न विभागों से हमने ला करके कराया है। वो या तो पूर्ण हो गया है या काम चल रहा है। ये 350 किलोमीटर कम नहीं होता है। 3 प्रमुख मार्ग हैं जो भगवानपुर और लालगंज प्रखंड को जोड़ते हैं, सराय से रेपुरा, इमादपुर से पकड़ी और हमारे भगवानपुर से टोटहा। इन तीनों सड़कों का चौड़ीकरण प्रारंभ है, तीनों पर काम चल रहा है, और तीनों में से एक केवल सराय वाले पे काम प्रारंभ होना अभी शेष है, उसका भी टेंडर हो गया है। लेकिन 2 पर काम चल रहा है और रेपुरा वाले पे भी, सराय वाले पे भी काम 1 सप्ताह के अंदर प्रारंभ हो जाएगा। हमने कोलवारा में एक अंजनी ग्राम के पास में एक ब्रिज की मांग बहुत पहले से लोग कह रहे थे, तो हमने कहा था कि यहाँ पे हम निषाद राज सेतु का निर्माण करेंगे, इसलिए कि वहाँ हमारे निषाद बंधु बड़ी संख्या में रहते हैं उस तरफ में। तो हमने उस समय ही कहा था कि हम यहाँ निषाद राज सेतु की स्थापना करेंगे और हमको प्रसन्नता है
कि आज हम निषाद राज्य सेतु का शिलान्यास करने की स्थिति में हैं और उसके लिए राशि आवंटित है, टेंडर हो गया है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर आवंटित है, सब काम पूरे हो गए हैं। अभी कल हम गए थे, जहानाबाद घाट है, उस पास में सड़क है, उस सड़क पे, बांध पे सड़क, ये 20 वर्षों से लोगों की मांग थी। कच्ची सड़क होने के कारण 30-40 किलोमीटर के दायरे से भगवानपुर से लालगंज से जो लोग बसंता जहानाबाद घाट पे दाह संस्कार के लिए जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं या फिर मुंडन आदि के लिए जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन हमने लगातार अनवरत प्रयास करके वहाँ 4 करोड़ से ज़्यादा की राशि आवंटित कराई, टेंडर कराया, उसके बाद कल उसका शिलान्यास भी हमने कर दिया, काम प्रारंभ हो गया है। बाईपास हमने लालगंज को बनाया, फिर 2 हॉस्पिटल हमने बना करके दिए, भगवानपुर के क्षेत्र में स्टेडियम, लालगंज के क्षेत्र में स्टेडियम, और चूंकि भगवानपुर में पहले से एक हॉस्पिटल विद्यमान है, इसलिए हॉस्पिटल की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भगवानपुर के विभिन्न पंचायतों में हर अल्टरनेटिव पंचायत पे एक हमने स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराया, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया, और आज वो पूर्णता की ओर है। हर एक पंचायत के बाद मेरे विधानसभा में एक न एक स्वास्थ्य केंद्र बन करके तैयार है और पूर्णता की ओर है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने 11 और लगभग 16 विद्यालयों के बड़े भवनों का निर्माण कराया है। तो विकास का काम, अपनी संस्कृति के रक्षा का काम और पर्यटन की दृष्टि से हमने गुरु नानक शाही गुरुद्वारे को भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। वहाँ पे करोड़ों रुपए ला करके उसका निर्माण कराया है। उसी बगल में पोखर है, 4.5 करोड़ की लागत से वहाँ रंगीन फव्वारे लगाना, चारों तरफ घाट का निर्माण करना, LED वाल लगाना, इन सब चीज़ों का काम हम कर रहे हैं। उसका भी टेंडर हो गया, उसको भी शिलान्यास कर रहे हैं। विकास की गति और अपने सांस्कृतिक समृद्धि की गति, इन दोनों को बराबर के तराजू पे लेके चलना है। और आज लालगंज के क्षेत्र में घोड़प्रास से हमने किसानों को निजात दिलाया, किसानों को उससे राहत दिलाई है। और हम लालगंज को 25-30 वर्षों से लोग अनुमंडल बनाने की मांग कर रहे हैं। हम इन 5 वर्षों में अनुमंडल बनाने में आधे सफल हो गए हैं। हमने उसको पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिलवा दिया है। आज वहाँ DSP अलग से बैठते हैं। और इस सत्र जो 25 से 30 का सत्र होगा, इसमें तय मानिए कि हम इस सत्र में उस लालगंज को प्रशासनिक अनुमंडल का भी दर्जा दिलवा देंगे। ये काम हम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो घोषणाएं हो रही हैं, आप समझ गए होंगे सवाल। इस घोषणाओं का रिएक्शन भी है और एक्शन भी है। आपके नज़र में क्या लगता है, ये 1 साल पहले हो जाता तो और अच्छा फीडबैक मिलता? कहीं ये जल्दीबाजी में? ऐसा नहीं है। समय पाए तरुवर फल है। समय आया, काम हो रहा है। समय आया, योजनाएं लागू की गई हैं। सबका समय होता है, ठीक है। अब आज से ये जो योजना चालू हो गई, तब चलती रहेगी। आप जिन योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, उन योजनाओं की रिएक्शन नहीं है, केवल एक्शन ही एक्शन है। आप जाकर देखिए, माताएं बहनें कितनी खुश हैं। उनको 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, 10,000 रुपये प्रत्येक माता के खाते में जा रहा है। और माता बहनों के लिए जो है रोज़गार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उनको आरक्षण दिया गया। आज जाकर देखिए, सरकारी नौकरियों में कितनी महिलाएं हैं और नौजवानों की भर्ती हो रही है। ये सारे काम खूब अच्छे हो रहे हैं। और तय मानिए, इस बार फिर से प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार बन रही है। एक बिहार में सामाजिक कार्यकर्ता के साथ राजनीतिक दल गठित करने वाले नेता ने हाल फिलहाल में आपके शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेताओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिया है। तर्कहीन बातें हैं, उसका कुछ राजनीतिक इशारे में आम जनता के बीच में मैसेज भी परोसने का उद्देश्य है। अब मेरा सवाल अजय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के अजय विधायक संजय जी से ये है कि ये जो बयान अभी निकल के आया चुनाव के 10 दिन 15 दिन पहले, इसका आम मानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या एक्शन लेने जा रही है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आम जन पर। आम जन जान रहे हैं। और जो कुछ भी आरोप उन्होंने लगाए हैं, उन सारे ऊपर लगाए, जी जिनके ऊपर लगाए हैं, उन सब लोगों ने आकर के अपनी बात रख दिया है और चुनौतीपूर्ण तरीके से रखा है।
आज चुनौतीपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन नेताओं पर आरोप उन्होंने गठित किए लगाए, उन सभी आरोपों का जवाब दिया गया है और तय मानिए जनता समझ रही है कि ये कौन लोग हैं और किस समय में ये कूदे हैं। राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं आप, और होना भी चाहिए। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति आदर्श होता है, संस्कारी होता है और समाज के हर व्यक्तियों को साथ में लेके विकास की नई अवधारणा को बनाने का कोशिश करता है। आपकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, काफ़ी स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं और पार्टी के प्रति बड़ी वफादार हैं। आज की तारीख में पार्टी का जो भी निर्देश होगा आप उसको सहृदय पालन करेंगे। कितनी सच्चाई है? 100%। पार्टी जो भी आदेश दे, पार्टी विचार के साथ हम जुड़े रहने वाले लोग हैं। हम पद की लालसा में इधर कूदने वाले, उधर कूदने वाले, आज इस दल में, कल उस दल में, परसों उस दल में, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। और हमने अपने जीवन में कहा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, लिए साथ में सब समाज को, हमको है बढ़ते जाना, हमको है बढ़ते जाना। इस भाव से हम काम करने वाले लोगों में से हैं। चलिए आखिरी सवाल करेंगे कि लालगंज से पुनः आपको पार्टी टिकट देती है, एनडीए प्रत्याशी होते हैं, तो जो फासला पिछली दफ़ा था, जीत का मार्जिन था, हो सकता है जीत का मार्जिन इस बार वृद्धि करे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में जनता को क्या संदेश, लालगंज की आम मतदाता को क्या कहना चाहिए? देखिए 2025 के इस चुनाव में पिछली बार हम 26,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। इस बार लगता है कि संघर्ष था। 50,000 वोटों से भी ज़्यादा से हम चुनाव जीतेंगे, ऐसी भावना लोगों के मन में है। लोग कह रहे हैं, कल भी कार्यक्रम में सब लोगों का यही आकलन था कि इस बार हम लोग दोगुने वोटों के अंतर से जीतेंगे। उसका कारण है, जब पिछली बार हम चुनाव लड़ने गए थे तो उस समय में कई ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण वोटों का बिखराव हो गया था। इस बार वो सारे वोट फिर से एक बार एनडीए के साथ खड़े हैं और इसलिए पिछले चुनाव के मार्जिन से दोगुना इस बार का मार्जिन रहेगा, ये तय मानिए। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई तो, जो परिस्थितियां पूर्व में थी, कोई परिस्थिति प्रतिकूल नहीं हो सकती है। एनडीए के अनुकूल ये परिस्थितियां हैं पूरे बिहार में, और लालगंज में सरकार के किए गए काम और मेरे किए गए काम, ये दोनों बोल रहे हैं। प्रतिकूल तो कल्पना मत करिए, ये सोचिए कि अनुकूल कितनी दूर तक जाएगी, अनुकूलता कितनी दूर तक पहुंचेगी। इस बार अगर आप पुनः जीत के जाते हैं तो लालगंज को सबसे पहला काम आपके मार्फत क्या मिलने वाला है? किस विषय पे आप ज़्यादा काम करेंगे? देखिए, केवल एक एजुकेशन पे क्या सोच रहे हैं? टेक्निकल एजुकेशन केवल एक विषय नहीं है। हम अभी डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे, सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे। सभी पंचायतों में सरकार की ओर से घोषित ही हो गया है कि विवाह भवन बनाए जाएंगे, जिसका कुछ का कल शिलान्यास भी करेंगे। और आगे आने वाले समय में रोज़गार के सृजन कैसे किए जाएं, और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि मेरे क्षेत्र में एक विधानसभा में आज 20 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिसमें 6 फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी हैं, मैंने बड़ी बड़ी यानी कि देश की बड़ी फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री, ऐसा 6 फैक्ट्रियां मेरे क्षेत्र में लगी हुई हैं। और ये सब केवल इधर के दिनों में काफ़ी तेज़ गति से लगा। उसके पीछे कारण है कि लोग पहले लालगंज को मानते थे कि भाई यहाँ भया दोहन का ये क्षेत्र है, लेकिन जैसे ही ये वातावरण बना कि नहीं, ये क्षेत्र अब सामाजिक क्षेत्र हो गया है, तो सारी फैक्ट्रियाँ अपने आप प्रयास कर रही हैं और आ रही हैं और मिल रही हैं हमसे कि भाई हम लगाना चाहते हैं। और सबका हमने स्वागत किया है, एकदम रेड कारपेट बिछा करके हमने स्वागत किया है और लोगों ने अच्छा महसूस किया और लोग यहाँ आए और अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाए। चलते चलते महत्वपूर्ण सवाल ये करेंगे कि वर्तमान परिवेश में जो असामाजिक वातावरण तैयार किया जाता है और जिसके तहत बदनाम एक समाज होता है, एक धर्म होता है, लेकिन राष्ट्र हित में सबसे पहले राष्ट्र हित सर्वप्रथम होना चाहिए। और उस लिहाजे में जो असामाजिक कृत्य करते हैं, राष्ट्रीयता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके प्रति भाजपा का रुख स्पष्ट है। मैं सीधा आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल आप समझ रहे हैं। तो क्या भाजपा अब इस बिंदुओं को लेके काफ़ी सीरियस भी है? एज ए विधायक आपको लगता है कि लालगंज में तांडव करने वाले उत्पादित जो लोग हैं उन पे कंट्रोल करके रखना अति आवश्यक है क्या? ये सरकार
विधि सम्मत चलने वाली सरकार है, कोई उत्पात नहीं कर सकता है। और जिस तरफ आप इंगित कर रहे हैं तो मैं एक स्लोगन से आपको उसका पूरा भाव समझा देता हूँ। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र और गुरुद्वारों में अरदास फले, गिरजाघर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले, इससे न हमको ऐतराज, इसका ना कोई गम है होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। भारत माता के साथ गद्दारी करने वाला यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए तय मानिए, हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी रहना है, हर व्यक्ति को भारत की धरती के प्रति प्रेम और लगाव रखना है, और जिसको लगाव नहीं है उसके लिए शासन और विधि बना हुआ है। चलिए, आपने समय दिया सुदर्शन को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो। शुक्रिया।